हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरा पहला लेक्चर है आपके पीरियोडिक टेबल चैप्टर का, और आगे ही ऐसे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, पहले आपको मैं बता दूं कि इस पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आपकी क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्लास 10th आईसीएसई के हिसाब से। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम पहले देखते हैं। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका मेन हेडिंग जो है वो यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि हमारे प्रेजेंट टाइम में जो आपका पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें 118 एलिमेंट्स नोन हैं और आगे डिस्कवरीज हो ही रही है। तो इतने सारी एलिमेंट्स की स्टडी करना और इंडिविजुअली स्टडी करना एक बहुत टिपिकल काम हो सकता है हमारे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी, क्योंकि इतना सारा डाटा सबके बारे में, सबकी प्रॉपर्टीज को अपने दिमाग में स्टोर करना एक टिपिकल टास्क है। तो साइंटिस्ट ने एक कोशिश की, जिससे उन्होंने ये कोशिश की कि भैया इतने सारे एलिमेंट्स की स्टडी जो की जाए वो एक सिस्टमैटिक तरीके से कर सकें, आसान वे में करने के लिए उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। तो देखिए, क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। हम मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि भैया एक बुक मान लीजिए मैथ की है, उस मैथ में हम देखते हैं अलजेब्रा अलग है, मेंसुरेशन अलग है, ट्रिग्नोमेट्री अलग है। तो क्यों? क्योंकि उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अगर वो अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में क्लासीफाई नहीं होंगे तो सारा कुछ एक ही में रहेगा, उसकी जो स्टडी करना होगा वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा हमारे लिए। वैसे हम जानते हैं कि हाँ, इसमें एक चैप्टर है, इसमें इस तरीके का फॉर्मूला लगेगा और इसमें यही कंसेप्ट लगेगा, हम उसी को समझ लेते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस नाते क्लासिफिकेशन की जरूरत जो है वो यही है। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो नीड है वो यही है, टू फॉर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। हम ये कह सकते हैं, इसकी जो नीड है वो क्या है? फॉर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, फॉर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी हो सके। ठीक है, एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी हो सके, इसी नाते हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का कोशिश किया। ठीक है, तो उसको फिलहाल प्रेजेंट के टाइम में भैया पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया गया है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया गया है। तो देखिए, इसका नीड हो गया है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है, अब देखिए, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान है, इसके अंदर। ठीक है, तो हम एक ब्रीफ में नहीं पढ़ेंगे इसमें, हम इसमें शॉर्ट में कोशिश करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाए। क्योंकि देखिए, क्लास 9th में ऑलरेडी आपने सारा हिस्ट्री पढ़ा है इसके बारे में। क्लास 10th में जो बोर्ड में आता है, बोर्ड में आपका इसमें से हिस्ट्री में से बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिंपल बस आपको इतना जानना है कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना क्या क्या लॉ दिया, और प्रेजेंट टाइम में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें किसका लॉ वैलिड है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री किसकी? हिस्ट्री आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल बना है, इसकी हिस्ट्री की बात करें कि कौन कौन लोग आए, कौन कौन साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या लॉ दिया। तो सबसे पहली बात करते हैं, हिस्ट्री में हमारे आए थे डॉवर्नियर ट्राइड्स। कब आए थे? डॉवर्नियर ट्राइड्स। देखिए, डॉवर्नियर ट्राइड तो उनके रूल का नाम था, उनका नाम डॉवर्नियर है। ठीक है, तो उनके रूल का नाम है डॉवर्नियर ट्राइड्स। ठीक है, तो देखिए, डॉवर्नियर ट्राइड जो था, इनका रूल था, इसमें ट्राइड का क्या मतलब होता है? देखिए, ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री। ग्रुप ऑफ थ्री को क्या बोलते हैं? ट्राइड। ठीक है, तो डॉवर्नियर ने अपना एक ट्राइड का रूल दिया। इस ट्राइड का रूल का मतलब ये हुआ, डॉवर्नियर ने क्या किया, उस टाइम जो नोन एलिमेंट्स थे उन्होंने 3-3 का ग्रुप बना दिया। ग्रुप ऑफ 3 मतलब 3-3 के ग्रुप को बना दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। उन्होंने उस टाइम जो नोन एलिमेंट्स थे उनके 3-3 के ग्रुप बना दिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। इन्होंने अपने जो समय एलिमेंट्स अरेंज मतलब डिस्कवर थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और 3-3 के ग्रुप में अरेंज कर दिया, और उन्होंने बोला कि जो एटॉमिक मास होगा उस 3 के ग्रुप में जो मिडिल वाले का एटॉमिक मास होगा वो और दोनों जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स होते हैं, है ना, कॉर्नर वाले एलिमेंट्स जो होंगे, उनके एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा।
उनके एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। हम यहां लिख सकते हैं क्या, उन्होंने बोला एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट was found to be arithmetic mean of the extreme elements ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि हमारे कोई 3 एलिमेंट है, जैसे उन्होंने एग्जांपल के तौर पे उन्होंने आपका बेरियम, स्ट्रोंटियम और कैल्शियम, ये 3 एलिमेंट्स को लिया, कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंटियम। उन्होंने एक और सेट लिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उन्होंने बोला कि एग्जांपल के तौर पे कि मिडिल एलिमेंट जो आपका Br है, ये एक ट्रायड है, ये एक ट्रायड है। उन्होंने बोला जैसे ये एग्जांपल के तौर पे मिडिल में आपका क्या है, Br है, तो ये जो Br का एटॉमिक मास होगा, हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास किसका, ब्रोमीन का एटॉमिक मास, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बराबर हो जाएगा किसके, क्लोरीन का एटॉमिक मास प्लस आयोडीन का एटॉमिक मास अपॉन में 2 के। मतलब हम लिख सकते हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास, आयोडीन का एटॉमिक मास अपॉन में 2। मतलब एवरेज निकालने के लिए हमको पता है कि हम सारे ऑब्जर्वेशंस को जोड़ते हैं और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो भैया इन दोनों का एवरेज मतलब इन दोनों के मास को जोड़ के उसको आधा कर देंगे, तो जो मास आएगा वो किसके मास के बराबर आ जाएगा, ब्रोमीन के। किसके मास के बराबर, ब्रोमीन के। और इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को एक तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि एक तरीके से इनको क्लासिफाई किया जाए। अब जैसे मान लीजिए ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, हम जानते हैं कि भैया इनकी वैलेंसी क्या होती है, एक जैसी होती है। इनको एक ग्रुप में रखा, ट्रायड में रखा, तो इनकी वैलेंसी सबकी क्या होती है, एक ही होती है, 1 होती है सबकी वैलेंसी। क्या होती है, 1 होती है इनकी वैलेंसी। इनका जो बॉन्ड होता है, इनका जो हाइड्राइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। इनका जो हाइड्राइड होता है जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, ये किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक, तो उन्होंने बेसिक उस टाइम पे जो अरेंजमेंट कर पाए उन्होंने वो किया, और उस टाइम बहुत बड़ी बात थी, किसी ने इस चीज को शुरुआत तो किया कम से कम। ठीक है, तो डॉवर्नियर ट्रायड आए, इन्होंने अपना लॉ दिया। आप लॉ पढ़ सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज फाउंड टू बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एक्सट्रीम एलिमेंट्स। ये डॉवर्नियर का ट्रायड था। आपको बस इसी लॉ को जानना है। और इनका एक बात और आपको दिमाग में याद रखना है, इन्होंने अरेंजमेंट जो किया था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के फॉर्म में किया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, ये उन्होंने किया था। तो आपको फिलहाल बातें जो दिमाग में याद रखनी है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ट्रायड मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3। उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ही उस समय जो डिस्कवर एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया था। और उनका आपको ये याद रखना है कि उनका लॉ क्या था, उन्होंने क्या किया था। ठीक है, चलिए, तो ये उन्होंने पहला डॉवर्नियर ट्रायड्स का लॉ हो गया। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं कि अगला कौन है। देखिए, इन डॉवर्नियर ट्रायड के बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट जो आए उनका नाम है न्यूलैंड। क्या नाम है, न्यूलैंड। ठीक है, आप देख सकते हैं न्यूलैंड। देखिए, जो सेकंड नंबर पे आए आपके वो आए न्यूलैंड। अब देखिए न्यूलैंड ने क्या बोला, इनका लॉ क्या था। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या हुआ, एलिमेंट्स बढ़ते गए, एलिमेंट्स की डिस्कवरी बढ़ती गई। ठीक है, तो कुछ रीजंस थे जिनको आपके क्या नाम है वो डॉवर्नियर समझा नहीं पाए, है ना। कुछ पॉइंट्स थे जैसे कि भैया वो लॉ जो था उनका वो आगे हैवियर एलिमेंट्स के लिए फॉलो नहीं हुआ, है ना। उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, और ऐसे ही कुछ मेरिट्स उनके थे, और कुछ उन डीमेरिट्स की वजह से उनका लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको बस इतना उनके बारे में जानना है, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, क्लास 10th में बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, आपको अगला देखिए न्यूलैंड के बारे में जानना है। न्यूलैंड क्या थे, लेकिन न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया। इन्होंने क्या बोला, इनके लॉ को बोलते हैं हम लोग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ
ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। अब देखिए ऑक्टेव्स मतलब क्या होता है, ऑक्टेव्स मतलब होता है म्यूजिकल नोट होते हैं, म्यूजिकल नोट्स में आपके म्यूजिकल नोट होते हैं, उस जैसे आप जानते हैं उसमें क्या होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, ता, नी और फिर से सा आता है। इन्हीं को बोलते हैं आपके ऑक्टेव्स में, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद फिर से आपका सा आता है, सा रे गा मा पा धा नी फिर सा। तो इन्होंने क्या किया, ये एक म्यूजिक लवर थे, इन्होंने भी इसी पैटर्न को फॉलो किया, इसी पैटर्न को फॉलो किया और इन्होंने बोला कि भैया मैं जो हूं, मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज कर रहा हूं, मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज कर रहा हूं और मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूं, उस टेबल में है ना, आप अगर कहीं से भी स्टार्ट करिए तो जो पहला एलिमेंट जहां से आप स्टार्ट करेंगे और जो 8वां एलिमेंट आएगा, जो क्या आएगा 8वां एलिमेंट, तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक जैसी होंगी, सिमिलर होंगी। हम इस चीज को कह सकते हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स in increasing order of atomic mass and stated atomic या similarity in properties can be seen after every 8th element. Similarity properties can be seen between first and 8th element starting from anywhere, मतलब भैया उन्होंने क्या किया, एक टेबल बनाया, और एलिमेंट्स को अरेंज किया उस टेबल के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे, और उन्होंने बोला अगर हम कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, पहला एलिमेंट है ये, तो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट से क्या होगी, सिमिलर होगी, ठीक है ना। उन्होंने बोला ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एक बात आपको ये याद रखना है कि इन्होंने भी क्या किया था, एटॉमिक मास से ही अरेंज किया था, और बोला कि जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलरिटी शो करेगी किससे, 8th वाले से। जैसे आप देख सकते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा, तो पहला और फिर जो इसके नीचे आएगा 7वें के बाद 8वां फिर से रिपीट कर रहा है, 7वें के बाद 8वां वाला फिर से सा आ रहा है। ऐसे उन्होंने टेबल को अरेंज किया और बोला भैया पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें वाले से मैच करेगी, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, इनके भी कुछ डीमेरिट्स थे, इनका लॉ भी क्या हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। कुछ रीजन वही सिमिलर ही थे कि जो पहले का जो हैवियर एलिमेंट्स थे उनके लिए लॉ फॉलो नहीं हुआ, है ना, नोबल गैसेस के बारे में उसमें डिस्कवरी नहीं हुई थी, आइसोटोप्स वगैरह के बारे में नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो उन्होंने कुछ इनके आपके ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से इनका लॉ भी फेल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर आपके आते हैं साइंटिस्ट, ठीक है, हमारे मेंडलीव। कौन आते हैं, मेंडलीव, ठीक है। इसके बाद हमारे साइंटिस्ट जो अगले आते हैं वो है मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव। देखिए मेंडलीव ने क्या बोला, देखिए ये बोला जाता है कि अभी तक जो कुछ भी था, जो अभी तक डिस्कवरीज हुई थी, उसमें हमने जो भी अभी तक पढ़ा है ना, तो उतने एलिमेंट्स उस समय नोन नहीं थे, लेकिन इनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे, और उन्होंने 63 के 63 एलिमेंट्स को क्या किया, आपके पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया।
इन्होंने, ये पहले आदमी थे जिन्होंने क्या किया, ग्रुप्स और पीरियड्स के फॉर्म में अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का, ग्रुप्स और पीरियड्स के फॉर्म में किया। और जितने एलिमेंट्स उस समय डिस्कवरी हुई थी उन सारे एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल में रखा। और इवन इनका पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा फेमस हुआ उस टाइम पे। ठीक है, हम देखते हैं क्यों हुआ। तो पहली बात तो ये है, मेंडलीफ ने क्या बोला, एक वर्ड यूज किया कि भैया इनके हिसाब से इन्होंने क्या किया, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उन्होंने एक लॉ बोला जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। हम बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इनके लॉ को बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। क्या है उस लॉ में, इन्होंने बोला द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic functions of their atomic mass। उन्होंने एक लॉ दिया, उनके लॉ के हिसाब से क्या बोला उन्होंने, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है ना आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब ये हुआ कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, तो उनमें एक पीरियोडिसिटी देखने को मिलेगी, एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी शो करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज करते हैं तभी। ठीक है ना, उन्हें द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। आप किसी एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज या तो रिपीट होती हुई दिखाई देंगी, या तो उनमें ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाई देगा या ग्रेजुअल डिक्रीज दिखाई देगा। ये चीज हम जानते हैं ना, पीरियोडिसिटी। हम लोग सुने हैं भैया पीरियोडिसिटी क्या होता है, पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि भैया अगर कोई प्रॉपर्टी है ना, अगर कोई प्रॉपर्टी किसी फिक्स्ड इंटरवल के बाद या तो रिपीट हो, या तो किसी फिक्स्ड इंटरवल के बाद, या किसी क्या कह सकते हैं हम लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं किसी भी पीरियड में, या टॉप टू बॉटम आते हैं, तो उनमें अगर क्या देखने को मिलता है, कोई एक ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज देखने को मिलता है किसी प्रॉपर्टी में, तो उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और उस फिनोमेना को बोलते हैं पीरियोडिसिटी, है ना। द प्रॉपर्टीज विच रीअपीयर आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, after a regular interval of time, or there may be seen a gradation in properties while moving from left to right or top to bottom, है ना। properties are either increasing or decreasing, ठीक है। those properties are known as periodic properties and the phenomena is known as periodicity, ठीक है। तो ये होता है periodicity। तो वही बात इन्होंने बोला कि periodicity देखने को मिलता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं कब, जब हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज करते हैं। ये था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। और उस टाइम पे मैंने कहा ना 63 एलिमेंट्स नोन थे, और सारे के सारे एलिमेंट क्या क्या थे मेंडलीव ने अरेंज कर दिया था। इवन इनका सबसे बड़ा जो आपका कह सकते हैं मेरिट था, इन्होंने अननोन एलिमेंट्स को भी, अननोन एलिमेंट्स के लिए भी जगह छोड़ दी थी। इन्होंने उस टाइम पे जो डिस्कवरी नहीं हुई थी उन एलिमेंट्स के बारे में भी इन्होंने क्या किया था, बता दिया था कि हाँ इनकी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी, और उन्होंने उसके लिए स्पेस भी छोड़ दिया था। आप लोग सुने होंगे इक्का सिलिकॉन इक्का जर्मेनियम, ठीक है ना, तो भैया उन्होंने स्पेस छोड़ दिया था उसके लिए। तो इनका लॉ उस समय बहुत फेमस हुआ और इनको बहुत सारे अवार्ड वगैरह भी मिले। और इनका लॉ फेमस होने का सबसे बड़ा रीजन था इन्होंने पीरियोडिसिटी वर्ड का यूज किया, और साथ ही साथ जितने एलिमेंट थे सब एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए पूरी कोशिश की। इन्होंने ग्रुप बनाया, ग्रुप के अंदर फिर ग्रुप बनाया, उनको बोलते हैं सब ग्रुप्स बनाया, पीरियड और ग्रुप्स के फॉर्म में वही इन्होंने टेबल को अरेंज किया। लेकिन फिर वही बात हुई कि इनका लॉ भी क्या हुआ, एक समय के बाद फेल हो गया, क्योंकि देखिए इसके पीछे भी बहुत सारे आपके लॉजिक थे। कहा जाता है कि इनका जो स्टेटमेंट है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट पे ही वो खड़े नहीं उतरे। मतलब जो आप कह सकते हैं इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज करने की बात की थी, लेकिन भैया वहां पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट देखने को मिले, पेयर देखने को मिले, जो आपके क्या थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज नहीं थे। जो कम एटॉमिक मास है वो बाद में था, और जो ज्यादा वाला है वो पहले था। तो इसी सारी वजह से इनका लॉ भी क्या हुआ, एक टाइम के बाद फेल हो गया।
ठीक है। तो ये सब हिस्ट्री थी आपकी, ये सब क्या थी, पुरानी हिस्ट्री थी, जो आपको बस इतना जानना है, इससे ज्यादा आपके काम का नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, अगर इससे ज्यादा कुछ ऐसा आया हो तो फिर आप बताइएगा। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हो, इसके बाद देखिए पूरी एक कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से पूरा पलट गया, पूरा का पूरा पलट गया। क्यों पलट गया? देखिए अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे, जो कोई भी था, सबने एक बात बोली, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, क्योंकि सबको पहले यही पता था कि एटॉमिक मास जो होता है वही बेसिक प्रॉपर्टी होती है। पहले के टाइम में जब ये लोग साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोशिश तो अच्छी की, लेकिन इनके हिसाब से किसी भी एलिमेंट का जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी एटम का, वो उसका एटॉमिक मास होता है, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट निकला, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट निकला। एटॉमिक मास जो होता है वो किसी भी चीज की बेसिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होती है। कोई भी चीज हो, उसका एटॉमिक मास प्रॉपर्टी नहीं है फंडामेंटल। ठीक है, तो उसी चीज को करेक्ट हुआ और आपका नया पीरियोडिक टेबल आया, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, या आज के समय में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो क्या कहता है, जो ये कहता है कि जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो आपके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर की हेल्प से हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चलता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट पता चल जाएगा हमको, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, स्टेबल होने के इलेक्ट्रॉन देगा कि इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये चीज पता चल जाएगी तो उसकी वैलेंसी पता चल जाएगी, वैलेंसी पता चल जाएगी तो उसके हम कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब सारी प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल, कुछ भी, बॉन्डिंग से लेकर सब कुछ, सारा बेसिक क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना पता रहे, एटॉमिक नंबर ना पता रहे, तो क्या हम कोई प्रॉपर्टी के बारे में पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी नाते यही चीज आपके क्या, आपके हेनरी मॉसले ने, किसने भैया? हेनरी मॉसले ने, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, हेनरी मॉसले, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic functions of the atomic नंबर। यही बात उन्होंने बोला, एटॉमिक नंबर बेसिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ना कि एटॉमिक मास। इसका मतलब अभी तक जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो सारे कॉन्सेप्ट क्या हो गए? गलत हो गए, और नया कॉन्सेप्ट आया कि एटॉमिक मास जो होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होती, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो यही बात आपके हेनरी मॉसले ने बोली, और इसी बात को लेके उन्होंने अपना एक टेबल बनाया, जिसको हम प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। और हेनरी मॉसले के साथ साथ नील बोर का भी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है। ठीक है, आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नील बोर का भी कंट्रीब्यूशन है, तो हेनरी मॉसले प्लस नील बोर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये उनका लॉ था, जिसको हम बोलते हैं, इस लॉ को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसको क्या बोलते हैं? ये आपके एग्जाम में आता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और साथ साथ मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, ये दोनों लॉ एग्जाम में आए हैं। और जो ट्राइड्स का लॉ है और आपके न्यूलैंड का लॉ, इनके लॉ बस आप चारों याद कर लीजिए, इनका बेसिक लॉ क्या है बस, ठीक है ना। और डिटेल में आपको इसके बारे में नहीं जाना है, मेरिट डिमेरिट ये सब आपको नहीं जानना है, बस इतना बेसिक लॉ याद कर लीजिए। तो ये आपके हेनरी मॉसले ने दिया। ठीक है, तो हमने बस फिलहाल आज की वीडियो में कोशिश ये किया है कि आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में हिस्ट्री के बारे में पता चल जाए, आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाए कि प्रेजेंट टाइम में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसे कैसे आया, उसके पहले के लोग कौन थे और कैसे यहाँ तक आपकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो आगे की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है ना, ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स में आपके क्या नाम है, हर ग्रुप का अपना एक नाम होता है, ग्रुप आपको क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, पीरियड आपको क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, पीरियड और ग्रुप निकालना हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी आपके एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर हमको पता हो तो कैसे उसके ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालेंगे। ये सारी चीजें हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मैंने लेक्चर को कोशिश किया है कि छोटे में बने, बहुत लेंदी करने की कोशिश नहीं की है, इससे आपको रिवाइज करने में क्या रहे, आसानी रहे। तो अगर ये कंटेंट आपको समझ में आता है या अगर मान लीजिए मुझसे कोई गलती हुई होगी तो भी मुझे बताइएगा, कोशिश करूंगा कि आपकी चीज समझ में आई होगी, आपके काम भर की चीज मैंने आपको बता दी है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।